हटाओ इस गंदे पतीले को यहाँ से। मेरे इटालियन खाने के सामने यह गोबर जैसा खाना कौन खाएगा? फेंक दो इसे नाली में अभी के अभी। शहर से आए बड़े सैफ, आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए एक बूढ़े आदमी के हाथ से दूध से भरा पतीला छीन कर जमीन पर पटक दिया। गर्म दूध मिट्टी पर फैल गया और उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। यह घटना है राजस्थान के एक बड़े गांव देवगढ़ की, जहाँ के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह की इकलौती बेटी अंजलि की शादी थी। यह शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। इसमें शहर के बड़े बड़े मंत्री, विदेशी मेहमान और खुद राजघराने के महाराज पधारने वाले थे। ठाकुर साहब अपनी शान शौकत के लिए मशहूर थे, इसलिए उन्होंने गांव के पुराने हलवाइयों को छोड़कर मुंबई से एक मशहूर इवेंट कंपनी और उनके हेड शेफ आर्यन मल्होत्रा को बुलाया था। आर्यन अपने साथ विदेशी मसाले, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक भट्टियां और फैंसी क्रॉकरी लेकर आया था। दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी था, राम काका। राम काका ने ठाकुर साहब के पिताजी के ज़माने से उनकी हवेली में खाना बनाया था। उनका हाथ का स्वाद पूरे जिले में मशहूर था। लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी और कपड़े भी पुराने और मैले थे। जब उन्हें पता चला कि गुड़िया अंजलि बिटिया की शादी है, तो वह रहा नहीं गया। वह अपनी टूटी हुई लाठी टेकते हुए हवेली के पिछवाड़े आ गए। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वह अपने हाथों से बिटिया के लिए सगुन की केसरिया खीर बनाए। वह मानते थे कि उनकी बनाई खीर खाकर ही बिटिया को असली आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी छोटी सी पुरानी कढ़ाई लेकर रसोई के टेंट में घुसे, सैफ आर्यन की नज़र उन पर पड़ गई। आर्यन को लगा कि कोई भिखारी खाना मांगने अंदर घुस आया है। आर्यन ने अपनी कोट की कॉलर ठीक करते हुए कहा, ओ बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ काम चल रहा है? यह फटे पुराने कपड़े पहनकर अंदर कैसे आया? बाहर निकल। राम काका ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैंने इस हवेली की 3 पीढ़ियों को खाना खिलाया है। आज मेरी अंजलि बिटिया की शादी है। मैं बस थोड़ी सी खीर बनाना चाहता हूँ। यह हमारे गांव का शगुन है। आर्यन जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था। खीर? ओहो, तुम गांव वाले अपनी वही पुरानी घी तेल वाली चीजें खिलाकर मेहमानों का पेट खराब करना चाहते हो। देखो बुड्ढे, यह रॉयल वेडिंग है। यहाँ पास्ता, लजानिया और सूसी बनेगा। तुम्हारी काली कढ़ाई और यह चूल्हे वाली खीर की यहाँ कोई जगह नहीं है। इसे जानवर भी नहीं खाएंगे। और तभी आर्यन ने वह पतीला जमीन पर पटक दिया था। राम काका की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिरे हुए दूध को देख रहे थे, मानो उनका कलेजा फट गया हो। तभी वहां शोर सुनकर ठाकुर भानु प्रताप आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? ठाकुर साहब ने कड़क आवाज में पूछा। आर्यन ने तुरंत अपनी बात बदल ली। देखिए ना ठाकुर साहब, यह भिखारी अंदर घुस आया है और जिद कर रहा है कि वह खाना बनाएगा। हमारे हाइजीन, सफाई के स्टैंडर्ड खराब कर रहा है। अगर मेरे विदेशी मेहमानों ने इसे देख लिया तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? ठाकुर साहब ने राम काका को देखा। पुराने कपड़े, पसीने से लथपथ चेहरा, उन्हें अपनी शान के सामने राम काका बहुत छोटे लगे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, काका, जमाना बदल गया है। अब लोग आपका वह भारी खाना पसंद नहीं करते। आप घर जाइए और आराम कीजिए। यहाँ तमाशा मत बनाइए। आपको कुछ पैसे चाहिए तो पूनीम से ले लीजिएगा। यह बात राम काका के दिल पर तीर की तरह लगी। उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, उन्होंने तो बस सेवा का मौका मांगा था। राम काका ने अपने आंसू पोंछे, टूटी हुई कढ़ाई उठाई और बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, मालिक, मशीन का खाना पेट भर सकता है, लेकिन आत्मा को तृप्त तो हाथ का स्वाद ही करता है। भगवान बिटिया का भला करे। दर्शकों, क्या आपको लगता है कि ठाकुर साहब ने राम काका को भगाकर सही किया? क्या पैसों की चमक के सामने बड़ों का तजुर्बा और आशीर्वाद कोई मायने नहीं रखता? अगर आपको लगता है कि बड़ों का अपमान गलत है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सम्मान। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि
आगे जो होने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। शाम ढलने लगी, हवेली रोशनी से जगमगा उठी, शहनाइयाँ बजने लगी, मेहमानों का आना शुरू हो गया। सैफ आर्यन अपनी टीम पर चिल्ला रहा था, जल्दी करो, स्टार्टर तैयार रखो, ओवन का टेम्परेचर चेक करो। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक बड़ी आफत आ गई। जिस जनरेटर से आर्यन की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक भट्टियाँ और ओवन चल रहे थे, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। एक तेज धमाका हुआ और पूरा किचन सिस्टम ठप पड़ गया। बिजली चली गई। आर्यन घबरा गया। उसने दूसरी लाइन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वायरिंग जल चुकी थी। आर्यन पसीने से तरबतर हो गया। गैस बर्नर कहाँ है? उसने चिल्लाया। उसके असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सर, हम तो सब कुछ इलेक्ट्रिक लाए थे। गैस के सिर्फ 2 छोटे सिलेंडर हैं, उस पर 2000 लोगों का खाना कैसे बनेगा? मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो विदेशी डिशेस जैसे कच्ची मछली और चीज़ आर्यन ने पहले से बना कर रखी थी, गर्मी और फ्रिज बंद होने के कारण उनमें से अजीब सी बदबू आने लगी। रात के 8 बज चुके थे। बारात दरवाजे पर खड़ी थी और सबसे बड़ी बात, राजघराने के महाराज, जो खाने के बहुत शौकीन और पारखी थे, वह पधार चुके थे। ठाकुर भानु प्रताप किचन में दौड़े दौड़े आए। आर्यन, खाना परोसना शुरू करो, महाराज डाइनिंग हॉल में बैठ चुके हैं। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला, ठाकुर साहब, वह बिजली मशीनें सब बंद हो गया और जो खाना बना था वह गर्मी से ख़राब हो रहा है। हम खाना नहीं दे सकते। ठाकुर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो? बाहर 2000 मेहमान हैं, मेरी बेटी की शादी है। अगर आज खाना नहीं परोसा गया तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी 7 पीढ़ियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुर साहब गुस्से और लाचारी में रोने जैसे हो गए। उन्होंने आर्यन का गिरेबान पकड़ लिया। तुझे मैंने लाखों रुपए दिए थे, अब मैं क्या करूं? मेहमानों को क्या खिलाऊं? जहर दे दूं? आर्यन ने सिर झुका लिया। सॉरी सर, अब इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता। पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर दीजिए। पिज्ज़ा? ठाकुर साहब ने उसे धक्का दिया। तू पागल है? शादी में पिज्ज़ा खिलाऊंगा? तभी पास खड़ा मुनीम धीरे से बोला, मालिक, एक ही रास्ता है। गांव के पुराने रसोइये, उनके पास अपने लकड़ी के चूल्हे होते हैं, उन्हें बिजली की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब को तुरंत राम काका की याद आई। वही राम काका जिन्हें सुबह उन्होंने बेइज्जत करके निकाला था। शर्म से उनका सिर झुक गया, लेकिन अब सवाल इज्जत का था। ठाकुर साहब अपनी पगड़ी संभालते हुए नंगे पैर हवेली के पिछले हिस्से से बाहर भागे। वह सीधे राम काका की झोपड़ी पर पहुंचे। राम काका अपनी टूटी खटिया पर बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक ठाकुर साहब को अपने दरवाजे पर देखकर वह हड़बड़ाकर खड़े हो गए। मालिक, आप यहाँ? इस वक्त तो बारात। ठाकुर भानु प्रताप ने राम काका के दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। काका, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया। आज मेरी इज्जत दांव पर लगी है। वह विदेशी मशीनें धोखा दे गई। मेरे मेहमान भूखे बैठे हैं। मेरी बेटी की डोली बिना खाना खिलाए कैसे उठेगी? काका, मेरी लाज बचा लो। राम काका ने एक पल के लिए ठाकुर साहब को देखा। एक साधारण इंसान होता तो शायद मना कर देता, बदला लेता, लेकिन राम काका का दिल सोने का था। उन्होंने ठाकुर साहब के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मालिक, आप शर्मिंदा ना हो। बिटिया सिर्फ आपकी नहीं, इस पूरे गांव की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, हवेली की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। चलो दोस्तों, क्या राम काका इतने कम समय में 2000 लोगों का खाना बना पाएंगे? क्या मिट्टी के चूल्हे विदेशी मशीनों को हरा पाएंगे? कहानी के इस सबसे रोमांचक मोड़ पर आपसे निवेदन है कि अगर आप मानते हैं कि पुरानी कला और बुजुर्गों के अनुभव का कोई मुकाबला नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। राम काका हवेली वापस आए। उन्होंने आते ही मोर्चा संभाल लिया। उनके साथ गांव के 4-5 और पुराने साथी भी आ गए।
राम काका ने आर्यन और उसकी टीम को आदेश दिया, लेकिन किसी सैफ की तरह नहीं, एक सेनापति की तरह। ए लड़को, यह फैंसी एप्रन उतारो, आंगन में बड़े गड्ढे खोदो, लकड़ी लाओ, बड़ी कढ़ाइयाँ निकालो जो गोदाम में जंग खा रही हैं। आर्यन कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कुछ कर पाएगा। राम काका ने कहा, आज मेन्यू में कोई पास्ता वास्ता नहीं होगा। आज बनेगा शुद्ध देसी घी का हलवा, आलू दम की सब्जी, पूरी और वह केसरिया खीर जिसे तुम लोगों ने ठुकरा दिया था। आंगन में लकड़ियां जलाई गई, बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाइयाँ चढ़ाई गई। राम काका ने फुर्ती देखने लायक थी। 70 साल की उम्र में भी उनके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। मसालों की ऐसी खुशबू उठी कि पूरी हवेली महक गई। वह खुशबू ऐसी थी जो भूख को 10 गुना बढ़ा दे। बिजली न होने के कारण लालटेन और मसाले जलाए गए, जिससे माहौल और भी राजसी और पारंपरिक हो गया। मेहमान जो पहले खाने के इंतजार में नाराज हो रहे थे, अब खुशबू सूंघकर आपस में बातें करने लगे। अरे वाह, ये तो असली देसी घी की खुशबू है। लगता है ठाकुर साहब ने कोई खास सरप्राइज रखा था। ठीक 1 घंटे के अंदर गर्मा गर्म खाना तैयार था। पत्तलों पर खाना परोसा गया। सबसे पहले महाराज ने खाना चखा। उन्होंने एक टुकड़ा पूरी का आलू की सब्जी के साथ मुंह में डाला, फिर 1 चम्मच खीर खाई। पूरा हॉल शांत था। सब महाराज के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर साहब की धड़कनें रुकी हुई थी। महाराज ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोले, भानु प्रताप, मैं दुनिया भर में घुमा हूँ, हजारों शादियों में खाया है, लेकिन जो स्वाद, जो अपनापन और जो सुकून आज इस खाने में मिला है, वह मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। यह खाना नहीं, यह अमृत है। किसने बनाया है यह? ठाकुर साहब की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कोने में खड़े पसीने और धुएं से सने राम काका की ओर इशारा किया। महाराज, यह मेरे घर के बुजुर्ग रसोइये राम काका है, यह उनका जादू है। महाराज अपनी सीट से उठे। यह बहुत बड़ी बात थी। वह चलकर राम काका के पास गए। राम काका ने झुककर प्रणाम करना चाहा, लेकिन महाराज ने उन्हें रोक लिया और अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों की माला उतारकर राम काका के गले में डाल दी। यह आपके हुनर का सम्मान है काका, आप सच में अन्नपूर्णा का वरदान है। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विदेशी सेफ आर्यन, जो अब तक अपनी हार मान चुका था, धीरे से राम काका के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने राम काका के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैंने अपनी किताबों और मशीनों के घमंड में यह भूल गया था कि खाना दिल से बनता है, मशीनों से नहीं। आज आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। राम काका ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, नई चीज सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ें काट दोगे तो वह सूख जाएगा। यह मिट्टी के चूल्हे, यह धीरज, यह प्यार, यही हमारे खाने की आत्मा है। ठाकुर साहब ने उस दिन सबके सामने ऐलान किया कि आज से हवेली के मुख्य रसोइये राम काका ही रहेंगे और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया गया। लेकिन राम काका के लिए सबसे बड़ा इनाम वह था जो उन्होंने अंजलि बिटिया के चेहरे पर देखी जब उसने विदाई से पहले उनकी बनाई खीर खाई। निष्कर्ष और शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नया हमेशा बेहतर नहीं होता। हम अक्सर आधुनिकता की दौड़ में अपनी पुरानी परंपराओं, अपने बुजुर्गों और उनके तजुर्बों को बेकार समझने की भूल कर बैठते हैं। हम चमक दमक को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वही पुरानी नींव, वही संस्कार और वही अनुभव हमारे काम आते हैं। किसी के फटे कपड़े देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा मत लगाइए। हुनर महलों का मोहताज नहीं होता, वह झोपड़ियों में भी पल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको भी लगता है कि हमें अपनी मिट्टी और परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे।
कि बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी असली संपत्ति है। और हाँ, ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाले संस्कारों और रिश्तों से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।